हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन रीडर रिस्पॉन्स थियरी। रीडर रिस्पॉन्स थियरी पे 2 लेक्चर्स बना चुका हूँ, वो ज़रूर देख लेना, उसके बाद यहाँ पर आना। और आप मेरी चैनल में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो जो भी आपके काम के होंगे लिटरेरी थियरी से मैक्सिमम। और आज ये रीडर रिस्पॉन्स थियरी पे तीसरा लेक्चर है। इसमें मैं 2 राइटर्स को कवर करने वाला हूँ। पहला है वोल्फगैंग आइजर, दूसरा है हंस रॉबर्ट जॉस। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था, तो थोड़ा सा मतलब मजेदार भी होने वाला है। सारी चीजें हैं इसमें, कुछ नए कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता लगेंगे और मुझे बताने में भी मजा आएगा। तो पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा, इसके कंसेप्ट्स होंगे, कुछ वर्क्स भी आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। वोल्फगैंग आइजर, देखो वोल्फगैंग आइजर एंड हंस रॉबर्ट जॉस, नाम हंस का भी यहां लिख देता हूं, हंस रॉबर्ट जॉस। देखो ये दोनों बंदे जो थे ये जर्मनी के थे, ठीक है। तो जर्मनी में एक जगह है कॉन्स्टेंस, तो इन्होंने एक चीज को फाउंड किया। ये दोनों फाउंडर्स माने जाते हैं कॉन्स्टेंस स्कूल ऑफ रिसेप्शन एस्थेटिक्स, ठीक है। ये चीज आपने याद रख लेनी है। कॉन्स्टेंस स्कूल ऑफ रिसेप्शन एस्थेटिक्स के फाउंडर है कौन कौन है? वोल्फगैंग आइजर एंड हंस रॉबर्ट जॉस, ठीक है। ये तो थी इंपॉर्टेंट बात। अब दूसरी बात ये है कि रीडर रिस्पॉन्स थियरी के बंदे हैं दोनों, तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। 2 लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो अभी तक आपके सारे ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, मैं विश्वास करता हूं। अब ये जो वोल्फगैंग आइजर है ये क्या कहता है रीडर्स के बारे में, कि मीनिंग जो है वो टेक्स्ट में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो मीनिंग है वो सब कुछ टेक्स्ट में ही है, बल्कि मीनिंग जो है वो एक कंस्ट्रक्शन है, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है। किसके बीच में? रीडर और राइटर के बीच में, ठीक है। क्या कहता है कि मीनिंग जो है वो टेक्स्ट में फिक्स नहीं है। मीनिंग कहां है? मीनिंग सिर्फ एक प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि कोई चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है। किसके बीच कंस्ट्रक्ट हो रही है? रीडर और राइटर के बीच में। जिसने वो वर्क लिखा है और जो उसे पढ़ रहा है, उनके बीच में जो एक डायलॉग होता है, एक कम्युनिकेशन है एक हिसाब से, वहां पे आपका मीनिंग जनरेट होता है। ये वाली बात करता है। एक बात ये और करता है, ये कहता है कि जो मीनिंग है, क्या कहता है ये, कि जो मीनिंग है जब आप कहीं जाते हो, मतलब कि एक टेक्स्ट में आप जाते हो, आप टेक्स्ट लेकर आए, आपने उसको पढ़ना शुरू किया, तो एक हिसाब से वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। वो जो एक आपका टेक्स्ट है, बुक है, वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है कि नहीं? है, ठीक है। एक अपने आप में वो एक फिक्स्ड आइडेंटिटी है या फिर एंटिटी है, ठीक है। लेकिन मीनिंग कब जनरेट होगा? जब आप उसको पढ़ोगे, इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। जब आप उसको पढ़ोगे तो वहां से मीनिंग जनरेट होगा। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है? Specifically, a reader comes to the text which is a fixed world. Fixed world है वो text अपने आप में, but meaning is realized through the act of reading and how a reader connects the structures of the text to their own experience. कि कैसे वो कनेक्ट करते हैं उस स्ट्रक्चर को अपने एक्सपीरियंस से। अब इसने एक चीज की बात की है, एक एग्जाम्पल दिया है इसने, ये याद रख लेना है ना। कॉन्स्टिलेशन तो आपको पता ही है क्या होता है। कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। मान लो ये मैंने स्टार्स बना दिए, ये मैंने स्टार्स बना दिए कुछ, ठीक है। अब आप आए, आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये क्या बन गया? कोई भी एक शेप बन गई, मान लो आपके लिए ये बन गई, ठीक है। अब कोई और आया, उसने कैसे ज्वाइन कर दिया इसको? उसने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे, जेड बन गया इसका, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो कॉन्स्टिलेशन वाला कंसेप्ट है, ये जो एग्जांपल दे रहा है, ये कह रहा है कि एक जो टेक्स्ट है वो एक कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है। उसके बाद जब रीडर आता है वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। रिसेप्शन थियरी जो है, रिसेप्शन थियरी भी एक रीडर रिस्पॉन्स थियरी का ही एक छोटा बच्चा है, ठीक है। उसका भी यही मतलब है कि कैसे आप चीजों को रिसीव कर रहे हो, कैसे उसको पढ़ रहे हो ना। तो वो कहता है कि जो टेक्स्ट है वो कॉन्स्टिलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, और उसके बाद हर एक बंदा उसको अपने हिसाब से मीनिंग देता है, अपने हिसाब से शेप देता है उसको, ठीक है। मैंने जेड बना दिया, हो सकता है आपने इधर से इधर को ऐसे को मिला दिया, आपने कुछ और बना दिया, तो आपको ये कुछ और दिख रहा है, मुझे ये किसी और तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिलेशन का जो एग्जाम्पल है वोल्फगैंग आइजर ने ये दिया है, ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है, इतने परेशान होने वाला कुछ नहीं है। अब ये कहता है, क्या कहता है
ये कहता है कि जो हमारा जो राइटिंग जो प्रोसेस होता है, जब एक वर्क को लिखा जाता है तो उसके दो ना पोल्स होते हैं। वो पोल्स क्या होते हैं? पहला पोल होता है आर्टिस्टिक पोल, दूसरा होता है आपका आर्टिस्टिक पोल एंड एस्थेटिक पोल, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, आर्टिस्टिक पोल एंड एस्थेटिक पोल, ये दो पोल होते हैं, ठीक है। पी पोल, वॉल्फ्गंग आइजर बात कर रहा है एस्थेटिक पोल एंड आर्टिस्टिक पोल की, जब एक वर्क लिखा जाता है। अब आर्टिस्टिक पोल क्या है? आर्टिस्टिक पोल है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो कि बुक, जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो ऑब्जेक्ट। जब एक राइटर कुछ लिखता है, कोई वो ऑब्जेक्ट है एक हिसाब से। मैंने कोई बुक लिखी तो वो एक ऑब्जेक्ट है। तो जो आर्टिस्टिक पोल है वो है राइटर की तरफ से, जो कि वो लिख रहा है, ऑब्जेक्ट जो कि टेक्स्ट हमें दे रहा है। अब जो एस्थेटिक पोल है, एस्थेटिक पोल है रियलाइजेशन ऑफ रीडर, ठीक है जी। रियल एस्थेटिक है कि जब रीडर उस वर्क को पढ़ रहा है और अपने हिसाब से उसको मीनिंग दे रहा है, रियलाइज कर रहा है उस चीज को, वो है आपका एस्थेटिक पोल। आर्टिस्टिक पोल, एस्थेटिक पोल। आर्टिस्टिक पोल राइटर जब एक वर्क लिख रहा है, वो ऑब्जेक्ट, वो टेक्स्ट एस्थेटिक पोल है, और आर्टिस्टिक पोल है। और एस्थेटिक पोल है जब एक रीडर उसको पढ़ रहा है, उसको रियलाइज कर रहा है, उसको अपने हिसाब से एक मीनिंग दे रहा है, ठीक है। इतना सा कंसेप्ट हो गया, याद रख लेना, वॉल्फ्गंग आइजर का ये कंसेप्ट है। अब यहां से एक चीज को और जन्म मिलता है, इसका एक और कंसेप्ट है, दो इसकी थियरी के दो पार्ट है, कंसेप्ट है, वो है इंप्लाइड रीडर। एक इसने बुक भी लिखी है इंप्लाइड रीडर की, इंप्लाइड रीडर एंड नैरेटिव गैप्स, नैरेटिव गैप्स, ठीक है, ध्यान देना। इंप्लाइड रीडर एंड नैरेटिव गैप्स। अब इंप्लाइड रीडर क्या बला है? इंप्लाइड रीडर शायद इसको रोला बात भी डिस्कस करता है, कुछ ऐसा है, लेकिन अभी हमने इसके पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। तो इंप्लाइड रीडर है जब आपकी जो ऑडियंस है बिल्कुल आपने टारगेट किया हुआ है। मान लो मैं कुछ लिख रहा हूं, तो मैं कुछ एक लव स्टोरी लिख रहा हूं, तो मैंने टारगेट किया है यूथ को, कि जो यूथ है वो मेरी बुक को पढ़ेगा। तो इसमें इंप्लाइड रीडर कौन है? यूथ, ठीक है। मान लो मैंने कुछ और लिखा है, मैंने कोई धर्म से रिलेटेड लिखा है, पार्टीशन से रिलेटेड लिखा है, तो मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है? जो कि बड़े लोग हैं या फिर नेता लोग हैं, उन पे मैं अगर कोई मॉकिंग अटैक कर रहा हूं, तो मेरी टारगेट ऑडियंस जो होती है, जिसके लिए मैंने बुक लिखी है, उसे कहते हैं इंप्लाइड रीडर, ठीक है। वॉल्फ्गंग आइजर इसके बारे में बात कर रहा है। अब क्या होता है कि जब एक इंसान किसी बुक को पढ़ रहा है, तो उस बुक में वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो एक्सपेक्ट करता है कि ये भी होना चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा फुलफिल नहीं होती है, ठीक है। और वो जब फुलफिल नहीं होती है तो वहां पे कुछ गैप्स रह जाते हैं। फिर उन गैप्स को जो रीडर है वो फुलफिल करता है अपने हिसाब से, ठीक है। जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है आपको हर एक चीज वो मिल रही है जो आप चाहते हो। कुछ ऐसे गैप्स है जो आपको लगता है कि हाँ यार यहां पे ये होना चाहिए था, तो उन्हें कहा गया है नैरेटिव गैप्स। उन गैप्स को जो रीडर है वो फुलफिल करेगा, ठीक है, जब उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होगी। तो आप ये समझ गए, ठीक है, बहुत इजी है। इंप्लाइड रीडर जिसके लिए लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, उसे इंप्लाइड रीडर कहेंगे। और नैरेटिव गैप्स हो गए, जो गैप्स रह जाते हैं, कुछ हमारी एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं होती है, फिर हम उसको भरने की कोशिश करते हैं और रीडर उसको भरते भी है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि नैरेटिव, जब गैप्स होंगे तभी तो रीडर की इन्वॉल्वमेंट होगी ना उसमें। अगर गैप्स होंगे ही नहीं, नैरेटिव गैप्स होंगे ही नहीं, तो आप पार्टिसिपेट क्यों करोगे एज ए रीडर एक टेक्स्ट में? तो सिंपल सी बात है कि नैरेटिव गैप्स इसीलिए होते हैं कि ताकि रीडर की उसमें पार्टिसिपेशन रहे, ठीक है। वॉल्फ्गंग आइजर के इतने ही कंसेप्ट्स थे जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा डेप्थ में हमने जाना नहीं है। अब मैं आपको इसकी 2-3 बुक्स बताऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे सीधा हंस पे, ठीक है। हंस जो पानी में तैरता है। चलो इसकी कुछ बुक्स बताता हूँ आपको, 2-3 बुक्स बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, काफी इतनी। अच्छा, एक्ट ऑफ रीडिंग इसका इंपॉर्टेंट है ना, एक्ट ऑफ रीडिंग, एक्ट ऑफ रीडिंग, ठीक है। ये आया है, डेट में देख लू इसकी, क्या हो गया इसको, 1978 में, एक्ट ऑफ रीडिंग 1978। फिर आता है इसका
द इम्प्लाइड रीडर, मैंने बताया था इम्प्लाइड रीडर की भी इसकी एक बुक है, द इम्प्लाइड रीडर, ठीक है। द इम्प्लाइड रीडर आया है 1974 में। फिर आता है आपका हाउ टू डू थियरी, हाउ टू डू थियरी, हाउ टू डू थियरी 2006। फिर इसका लास्ट वर्क मैं आपको बता रहा हूं, द रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन, द रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन, द रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये आया है 2009, 2000 में आया है, ठीक है। ठीक है जी, ये 4 वर्क्स याद रख लो आप वोल्फ्गंग आइजर के। क्या क्या? एक्ट ऑफ रीडिंग 1978, द इम्प्लाइड रीडर 1974, हाउ टू डू थियरी 2006, द रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन 2000। ठीक है, इतनी सी बुक्स हो गई। अब हम चलते हैं सीधा हंस रॉबर्ट जॉस पे। ये हंस रॉबर्ट जॉस मैंने नाम लिखा है, ठीक है, HANS रॉबर्ट जॉस, JAUSS, हंस रॉबर्ट जॉस। अब हंस रॉबर्ट जॉस का क्या है, ये भी जर्मन था, ठीक है, कौन से स्कूल ऑफ रिसेप्शन एस्थेटिक्स, उसका एक पार्ट था। अब हंस रॉबर्ट जॉस के क्या है, 2 कंसेप्ट है जिनकी मैं बात करने वाला हूं आपसे। पहला है होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन। देखो मैं तो पहाड़ी आदमी हूं भाई, है ना, ये मैंने पहाड़ बना दिया, सूरज बना दिया। अब होराइजन में समझा रहा हूं आपको, होराइजन क्या है। होराइजन है वेयर स्काई मीट्स द अर्थ, तो स्काई मेरा तो यहीं पे मिल रहा है। अब जो प्लेन के लोग हैं, जो प्लेन्स में रहते हैं, उनको तो बहुत मुश्किल से दिख पाता है होराइजन, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग आ गई आगे सामने या फिर बहुत दूर दिख रहा है। अगर बिल्डिंग भी है ना, तो ये बिल्डिंग आ गई आपकी, तो इस बिल्डिंग के ऊपर भी तो स्काई है ना, ये आपका होराइजन हो गया। तो होराइजन सिंपल सी बात वो है जहां पे स्काई और अर्थ मिल रहा है, जहां पर कोई चीज मिल रही है, ये हो गया होराइजन। समझ गए? होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अब ये एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है। अब हंस रॉबर्ट जॉस कहता है कि भाई पिछले जमाने में क्या होता था कि रीडर्स को पे इतना फोकस नहीं किया जाता था, मतलब रीडर्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझी जाती थी, इतना रेलेवेंस नहीं समझा जाता था रीडर्स का, ठीक है। तो अब वो उसी चीज को बताना चाह रहा है कि रीडर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेप्शन थियरी का बंदा है। और हर्मेन्यूटिक्स, हर्मेन्यूटिक्स भी एक थियरी है, ये होता है मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये भी लगभग रीडर रिस्पॉन्स थियरी की ही तरह है, तो हर्मेन्यूटिक्स में भी इसका नाम आएगा, ठीक है। हर्मेन्यूटिक्स, ये भी याद रख लेना आपने। हर्मेन्यूटिक्स भी एक अलग टॉपिक है, अगर मुझे लगा कि इस पे 1-2 राइटर्स कुछ अलग है इसमें, तो मैं इस पे भी लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो हर्मेन्यूटिक्स भी आपने याद रखना है, रीडर रिस्पॉन्स थियरी की तरह है। इंटरप्रिटेशन का जो मेथड है कैसे, वैसे ये बेसिकली जो बिब्लिकल टेक्स्ट है उनको जो जब हम इंटरप्रेट करते हैं उसे हर्मेन्यूटिक्स कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, अब ये क्या कहता है कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कि एक रीडर है, जब वो कोई पुराने वर्क्स पढ़ता है, पुरानी जनरेशन के वर्क्स पढ़ता है, तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस होती है तो वो जो कोई और वर्क पढ़ता है उस वक्त उसे फुल नॉलेज होती है, हर एक चीज की नॉलेज होती है, उसको स्टाइल का पता है, जॉनर का पता है, थीम का पता है, हर चीज का पता है, तो वो उस हिसाब से उस वर्क से मीनिंग बाहर लेकर आएगा, ठीक है। नहीं समझे? पढ़ के बताता हूं आपको, क्योंकि थियरी भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि कल को आपने एग्जाम देना है, वहां तो हिंदी में थोड़ी ना आएगा एग्जाम तो इंग्लिश में आएगा ना, तो इंग्लिश भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। अब देखो ये क्या कह रहा है स्पेसिफिकली, अब होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन है क्या? स्पेसिफिकली इट इज द स्ट्रक्चर बाय विच अ पर्सन कॉम्प्रिहेंड्स, डिकोड्स एंड अप्रेजेस any text based on cultural codes and conventions particular to their time in history। कुछ नहीं है स्पेसिफिकली, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक इंसान कॉम्प्रिहेंड करता है, समझता है, डीकोड करता है, मतलब कि मॉडिफाई करता है, चीजों को समझने की कोशिश करता है, एंड अप्रेज, अप्रेज मतलब किसी चीज को जज करना ऑन द बेस ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को जज करना।
एनी टेक्स्ट बेस्ड ऑन कल्चरल कोड्स, की किसी भी टेक्स्ट को जज करना, उसको डिकोड करना, उसको समझने की कोशिश करना बेस्ड ऑन कल्चरल कोड्स, की कल्चरल में कौन कौन से कोड्स है उसमें, कन्वेंशंस कौन कौन सी उसमें है पर्टिकुलर टू देयर टाइम इन हिस्ट्री। मतलब कि ये हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में थोड़ा बहुत बात करता है कि ये सिर्फ एक प्रोसेस है जिसमें एक रीडर समझने की कोशिश करता है टेक्स्ट को, ठीक है, बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस। अब एक जो हमारी काम की बात है वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो सुनो। इट एम्फेसाइज द रीडर एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट, कि भाई रीडर एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसेस में, किसी टेक्स्ट के प्रोसेस में रीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉस, द रीडर अप्रोचेज अ टेक्स्ट आर्म्ड विद द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन्ड फ्रॉम इंटरेक्शन विद अदर टेक्स्ट। ये कहता है जॉस कि एक जो रीडर होता है वो एक टेक्स्ट को अप्रोच करता है पूरा आर्म्ड, मतलब कि उसने हथियारों से लेस है बिल्कुल, विद कौन से हथियार है, हथियार है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, कैसे होता है, गेन्ड बाय द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जो उसने पुराने टेक्स्ट के साथ इंटरेक्शन की है, उससे जो उसको एक्सपीरियंस गेन हुआ है, उसी के बेस पे वो जो एक टेक्स्ट है उसको एनालाइज करेगा। These earlier texts arouse familiarity for the reader based on expectations and rules of genre and style, कि जो earlier text उसने पढ़े हैं उससे वो familiar होगा, familiarity होगी उसकी, वो जो भी स्टाइल वगैरह उसने सब कुछ पढ़ा है, जो उसकी नॉलेज है, जो उसका एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से वो जो टेक्स्ट को पढ़ रहा है प्रेजेंट टाइम में वो उसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। एक चीज और है, आगे बोलता है, जॉस डिस्क्राइब्स इट दिस वे, अ लिटरेरी वर्क इज नॉट एन ऑब्जेक्ट which stands by itself and which offers the same face to each reader in each period। सिंपल सी बात है कि एक जो लिटरेरी वर्क है सिर्फ वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो खड़ा है और बस वो हर सभी को एक सेम फेस वो दिखा रहा है। जैसे ये एक पुतला होता है, तो पुतला क्या होता है, पुतला जैसा है वो सभी को वैसा ही दिखता है। ये कहता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हर एक इंसान को अलग तरीके से दिखता है। दस रीडर इज नॉट एन ऑटोनोमस, रीडर जो है वो ऑटोनोमस नहीं है, मतलब कि कोई इंडिविजुअल नहीं है एक्सपीरियंस, बट रादर अ कलेक्शन ऑफ म्यूचुअल कंसेप्ट्स फिलिंग अ पीरियड और अ पीपल, कि वो रीडर जो है वो कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता बल्कि एक कलेक्शन होता है, किसका, कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो आप समझ गए होराइजन एक्सपेक्टेशन क्या है। जब मैं कोई पुरानी चीजें पढ़ रहा हूं, मेरी एक पुरानी नॉलेज है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाएगी, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से मैं उस चीज को एनालाइज करूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस जहां पर नहीं है वहां पे क्या होता है, होराइजन ऑफ चेंज। ये भी इसकी टर्म है भाई, ध्यान रखना, होराइजन ऑफ चेंज, होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन। जहां आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है, कोई ऐसा टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो जो आपके लिए बिल्कुल नया है, मतलब कि आपने ऐसी चीज कभी पहले एक्सपीरियंस की ही नहीं है, ठीक है। जहां पे वैसे वाली सिचुएशन आती है कि जहां पर आप पुरानी चीजों को बिल्कुल मना कर देते हो कि यार ये तो गलत है जो हमने पढ़ा, तो ये तो कुछ नई चीज है, दिस इज समथिंग वेरी न्यू, वी नेवर हैड एनी आइडिया अबाउट दिस थिंग दैट वी आर रीडिंग राइट नाउ। तो जो वो चीज है जहां पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड देन कम्स द होराइजन ऑफ चेंज, ठीक है। अब ये जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको क्या कहा गया है, होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन और होराइजन ऑफ चेंज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हंस रॉबर्ट जॉस कहता है एस्थेटिक डिस्टेंस, एस्थेटिक डिस्टेंस, ठीक है। अब ये कहता है कि जो जिस वर्क में ये नहीं होता है, होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, उसे कहते हैं सिंपल लाइट रीडिंग, मतलब कि लाइट रीडिंग है, उसमें है ही नहीं कुछ फालतू की चीजें, ठीक है। तो इतना लाइट रीडिंग छोड़ो, सिंपल याद रखो होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन और होराइजन ऑफ चेंज, ठीक है। होराइजन ऑफ चेंज एंड एस्थेटिक डिस्टेंस जिसे ये कहता है, ठीक है। तो मैंने तो अपनी ओर से पूरी तरह समझा दिया आपको होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या है। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कोई चीज जो आपने पहले ही पढ़ी है, वो आप किसी टेक्स्ट में एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। लेकिन जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, मतलब कि आपको कुछ नया मिलता है उसमें, तो वहां होराइजन ऑफ चेंज हो जाता है। और तो वो जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, उसको एस्थेटिक डिस्टेंस कहा है हंस रॉबर्ट जॉस ने। बस इसकी ये दो टर्म्स थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके मैं आपको 2-3 वर्क्स बताऊंगा और फिर हम लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसके वर्क्स बताता हूं, 2-3 वर्क्स बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। चलो पहला है टुवर्ड्स एन एस्थेटिक ऑफ रिसेप्शन, टुवर्ड एन एस्थेटिक ऑफ रिसेप्शन।
1978, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान रखना। टुवर्ड एन एस्थेटिक ऑफ रिसेप्शन, हंस रॉबर्ट जॉस। फिर आता है इसका एस्थेटिक एक्सपीरियंस, एस्थेटिक एक्सपीरियंस एंड लिटरेरी हर्मेन्यूटिक्स, HERMENEUTICS, ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है। 1977, बस 2 ही वर्क्स है इसके, ठीक है। वर्क्स तो और भी है, लेकिन 2 ही मुझे लगता है कि काफी है, इंपॉर्टेंट है, काफी है। अगर और पढ़ना चाहो तो गूगल कर लेना, है ना, तो याद कर लेना। तो हंस रॉबर्ट जॉस, वोल्फगैंग आइजर, नॉर्मन हॉलैंड, स्टैनली फिश, इन चारों लोगों पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पे ये मेरा आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर भी कुछ लगता है आपको, कुछ रह गया हो, कुछ पुराने लेक्चर्स में भी कुछ रह गया हो, तो कमेंट कर देना, देख लेंगे, कोई बात नहीं, सबको देख लेंगे, सबका हिसाब होगा। चलो, तब तक के लिए ठीक है भाई। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप लोग, दाना मल्टीटास्कर, बहुत मजा आएगा। प्लेलिस्ट चेक करो मेरे चैनल में जाके, आपके काम की बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, ठीक है, बहुत हेल्प होगा आपको। आपको लगता है ठीक है, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, दोस्तों तक मुझे पहुंचाओ, पूरी दुनिया में मुझे फैलाओ, ठीक है, बीमारी की तरह, कोरोना की तरह मैं फैलना चाहता हूं। चलो ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो, है ना, आबाद रहो, किसी की जान तो किसी की फरियाद रहो। बाय।